कमीशन है उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से सीक्रेट बैलेट ही रहे ताकि ये लेन देन वाला काम, ये धंधा जो है इनका खत्म ना हो। मेरे जो कागजात हैं वो स्क्रूटिनाइज होके एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। हमारे पास बहुत मटेरियल था कि हम भी उनके खिलाफ जा सकते थे। मुझे रिस्पेक्ट है, एक फॉर्मर मिनिस्टर हैं मेरे, और मैं नहीं चाहता कि वो डिस्क्वालीफाई हों। इमरान खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, धांधली के खिलाफ हैं। हम ट्रांसपेरेंसी के हक में हैं। हम चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस को सेनेट के हुए आज 5वां दिन है और ये प्रोसेस मुतनाज़ा हो चुका है। पाकिस्तान के आईन में तरमीम का हक सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। जनरल इलेक्शंस और सेनेट के इलेक्शंस इनको बहुत ही शफाफ तरीके से होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि 1971 के बाद जो भी इलेक्शंस हुए हैं हमेशा उस पर ले दे हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। हम कुछ रोज़ से सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, तरीक़ाकार के हवाले से कि जो बैलेट है वो सीक्रेट होगा या ओपन, हम उस पर फोकस करते रहे हैं। इस वजह से क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और इस वजह से क्योंकि ये यकीनी बात है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं सेनेट के, उसमें पैसा चला है, चलता रहा है। इसको कैसे रोका जाए ये बड़ा सवाल था। और बहरहाल जो भी सूरत हाल बनी, अब ये जाके फैसला लगता है सुप्रीम कोर्ट ही से होगा। और अटॉर्नी जनरल भी वहाँ मौजूद हैं, जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, और मेजर अब जो एक वहाँ प्लेयर तो गलत लफ्ज़ होगा, मेजर एक पार्टी जो है वो है इलेक्शन कमीशन की। तो आज दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई, उस पर हम बात करते हैं। थोड़ा सा आपको दोहरा देते हैं आपके लिए कि आज हुआ क्या। ये सदारती में सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब उन्होंने जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें लिखा कि वोट देखने के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। वोट ताक़यामत ही खुफिया रहता है। और ये बात इसलिए हुई क्योंकि ये उठाया गया सवाल ऑनरेबल बेंच की तरफ से कि वोट एक दफ़ा डल जाए तो उसके बाद भी क्या खुफिया रहना पड़ता है। तो ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि वोट ताक़यामत ही खुफिया रहेगा। मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को समझे। चीफ जस्टिस, सुप्रीम को कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीत ले तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। जस्टिस इजाजुल एहसन, यानी कि जितने वोट हैं उतनी सीटें मिलनी चाहिए उस पार्टी के नुमाइंदे को, कैंडिडेट को। अगर कोई जमात तनासुब से ज्यादा सेनेट सीटें ले तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगी? किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। बैलेट पेपर्स पर बार कोड सीरियल नंबर लिखा जा सकता है। काउंटर्स फाइल और बैलेट पेपर्स पर बार कोड हो तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। याद रहे नाजरीन के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं रियासत की हुकूमत की, और उन्होंने क्लियरली ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये ओपन बैलेट होना चाहिए। और आज उन्होंने कोर्ट में ये बताया कि जो ओपन बैलेट है उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि बार कोड इस्तेमाल करके। फिर ये वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में ना अदालती फैसलों में है। चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन, जब कहा इलेक्शन कमीशन ने कि ता क़यामत रहेगा, तो उस वक्त जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि ना आइन में लिखा है ना किसी अदालती फैसले में है कि वोट क़यामत तक रहेगा खुफिया। किसी को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। आज़ादाना वोट ना दिया तो सेनेट इंतखाबात इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। उनके वकील ने कहा आज़ादाना वोट का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यही आइन इस चीज़ की जो है वो गारंटी करता है। और अगर आपने
आजादाना तौर पे वोट न देने दिया तो फिर ये इलेक्शन नहीं होगा, ये सिलेक्शन होगा। वोटों को खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे, कास्ट किए जाएंगे, वोट कभी भी किसी को दिखाए नहीं जा सकते। तो नाजरीन, ये आज हमने देखा जो सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट में, और आपने देखा कि बेंच का इस्तिफसार तो यही था कि वोट जो है उसको सीक्रेट रखना इतना क्रिटिकल नहीं है जितना कि इलेक्शन में पैसा ना चले वो क्रिटिकल है। और इसमें आइन की मुख्तलिफ शिकें हैं। अंडर डिस्कशन इज आर्टिकल 226, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई एक जो मौक़िफ़ है ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है, और इलेक्शन कमीशन का क्लियरली मौक़िफ़ ये है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि ये जो वो इसमें आप खुफिया वोट ही रख सकते हैं। लेकिन आप बेंच का देख रहे हैं और अटॉर्नी जनरल वो कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, आप इलेक्शन कमीशन, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, आप इसको हर सूरत पर इसको इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाएं। ये भी कहा गया कि लोग बक्से ले लेके पैसा फिर रहे हैं, पैसों के भरे, तो आप इसको किस तरह से यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, बात करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार। इनसे बात करते हैं। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और आपने बहुत दिहाई का सफ़र है आपका वकालत में और कोर्ट्स में, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस रहे हैं इन प्लस सियासत। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं बात? हेड ऑन तो लफ्ज़ गलत होगा, लेकिन बड़ी क्लियर बात है कि इलेक्शन कमीशन की एक पोजीशन है और ऑनरेबल बेंच की अपनी एक और यानी ऑब्जर्वेशंस हैं। नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त फैसला करने की तरफ जा रहे हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है या वो आइन के से मुतकादम है, क्योंकि उन्होंने बर्जस्ता अपनी राय ऑब्जर्वेशन में दिया है, इसलिए हम नाज़रीन, कुछ मसला हो रहा है, आप फिर से कोशिश करते हैं। एतजाज़ साहब, आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं, आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कैरी ऑन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें आज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो हुई थी उस हवाले से। एक और ऐड करते चले जाएं कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी बड़ी क्लियरली वाज़े तौर पे कहा कि आर्टिकल 218 की तशरीह से 226 को डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 226 की सीक्रेसी को महदूद नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत ही क्लियर अपना मौक़िफ़ लिए। आर्टिकल 218 जो है उसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी से है, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। बहरहाल, एतजाज़ एहसन साहब से हमारी बात हो रही है। हमें स्टूडियो में भी ज्वाइन किया बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने, कंवर दिलशाद साहब फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो भी हैं। वील गो बैक टू एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब, आप फरमा रहे थे कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन के वकील और ऑनरेबल बेंच, आप इसको कैसे देख रहे हैं? वेयर इज दिस हेडेड? एक तो चीज है कि मैं ऑब्जर्वेशन जो होती है ना कोर्ट की, जी, ये बार बार प्रोग्राम में कहता हूँ कि इनको बहुत सीरियसली ले लेते हैं आप लोग से मुराद हम लोग, मैं कोई ये नहीं डाल रहा कि आप भी सिर्फ या एंकर भी सिर्फ, हम सब उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। जब तक अदालत में फैसला जब करना होता है तो अक्सर औकात जो ऑब्जर्वेशन की होती है उनके बरखिलाफ फैसला आ जाता है। तो ये तो टेंटेटिव प्रोबिंग होती है जजेस की, विच शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। यहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है, इसमें एक पोजीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये भी है कि आर्टिकल 226 जो है वो कहता है कि मासवा
वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा सब वोट जो इलेक्शन किसी इलेक्शन में होंगे इस आइन के तहत वो होंगे बाय सीक्रेट बैलेट। और आइन में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के इंतखाबात को क्यों मुस्तस्ना किया इस सीक्रेट बैलेट में, क्योंकि वो आर्टिकल 63A में आते हैं जी। 63A के तहत अगर आप वोट खिलाफ देंगे अपनी पार्टी के फरमान के और पैसे के बरखिलाफ, तो आपको पार्लियामेंट से या प्रोविंशियल असेंबली से निकाला जा सकता है और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो डिस्क्रेशन है पार्टी लीडर की, वो आपकी रेफरेंस करे या ना करे, तो वो करेगा तो आप सीट से महरूम हो जाएंगे। तो जाहिर है कि वो इलेक्शन तो खुफिया हो ही नहीं सकता, ऐलान होना पड़ता है। सेनेट के इलेक्शन का ये इस्तिस्ना में तो नहीं आता, वो इस्तिस्ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को है आर्टिकल 262 तो ये तो पोजीशन है जो मेरा ख्याल है जो इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो उनकी पोजीशन यही होगी। जी, उनकी पोजीशन यही होगी। एक सवाल मैं उठाना चाहती हूँ जो बार बार जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने दोनों ने ये कहा कि सीटों के वोटों के तनासुब से लोग इलेक्ट होने चाहिए। तो अगर सीटों और वोटों के तनासुब ही की बात है इजाजुल एहसन साहब, तो इलेक्शन काहे को करवाएं? पता तो है कि किसकी कितनी सीटें और कितने वोटों पर एक सीट मिलती है सेनेट की, तो फिर व्हाट इज द फन इन हैविंग एन इलेक्शन? हाँ, कोई फन नहीं है, क्योंकि फिर तो औरतों की सीटें जिस तरह है वो पार्टी के स्ट्रेंथ से वो मिल जानी चाहिए, औरतों की सीटें सेनेट में भी आ जाने चाहिए। यहाँ जरा परेशानी थोड़ी सी वो होगी कि इंडिपेंडेंट जो आते हैं उनको किस तरह आप में लाएंगे, या वो इंडिपेंडेंट जो है उसका वोट ही नहीं होगा, ये भी नहीं है गलत। इंडिपेंडेंट का वोट भी ना हो, क्योंकि यू कांट डिप्राइव एनी रीजन और एनी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द राइट टू वोट। तो ये उलझन आएगी। उसको तो या तो आप इंडिपेंडेंट को एक वोट दे दें, वो अपनी मर्जी से जिसको डालना चाहे वो डाल ले, मुखिया डाले या ऐलान डाले, वो उसकी मर्जी है। बट ये तो उलझन रहेगी, पर बात है फैसला तो हो ही चलेगा, गलत हो या सही हो, जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये कंवर दिलशाद साहब, ये बार कोड का जिक्र किया है अटॉर्नी जनरल साहब ने। उन्होंने कहा जी बार कोड लगा दें तो यानी कि मेरे ख्याल के उसका मकसद ये कि जो रेलेवेंट लोग हैं उन्हीं को पता चले कि वोट किसने किसको दिया। व्हाट इज दिस बार कोड आइडिया? देखा जी, बात यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है अपना एक नई थ्योरी लेके आए हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब अगर जैसे कि आपने बड़े अच्छी बात की, मुल्क के मुमताज दानश्वर से बात की, एतजाज साहब से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह अगर आपने जैसे इशारा किया कि अगर आपने मखसूस ख्वातीन की नशिस्तों की तरह ही सेनेट के इंतखाबात जो है करवाने हैं, जैसे कि इशारा दिया है कि भाई जितनी किसी पार्टी की नशिस्त बनती है उतने नशिस्त उसको मिलने चाहिए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसका जिम्मेदार है। तो ये तो बड़ी खूबसूरत मंतक पेश कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो आइंदा सदर पाकिस्तान का इंतखाब कराने की जरूरत नहीं है। पता है कि इस पार्टी का जो है मेजॉरिटी है कौमी सूबाई असम्बलियों में, तो उसको बैठे बैठाए उसको सदर मुकर्रर कर दें। इसी तरह चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब जो है वो भी पार्टी की बेस पे करवा देंगे, इनकी मेजॉरिटी है। स्पीकर कौमी असम्बली उसकी मेजॉरिटी है। तो ये जो सारा सिलसिला है इलेक्शन का वो उसको वाइड अप करके तो उसको मखसूस नशिस्तों की तरह ही उसको आप कर लें। अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत कम हो जाएगा, एतराजात भी कम हो जाएंगे। तो ये मामला इस तरह नजर आ रहे हैं कि जैसे कि सेनेट के इलेक्शन में ये कहना कि जिसकी पार्टी की नशिस्त बनती है उतनी अगर नशिस्त उसको ना मिली तो फिर इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिम्मेदार कैसे है? वोट कास्ट करने वाला और जो उम्मीदवार को वोट देना, तो दोनों का बहमी ताल्लुक है। वो जिसको दिल चाहे वोट दे,
जिसको दिल चाहे वो ना दें। उसके ऊपर तो आर्टिकल 63(1) भी नाफिज नहीं होता, इंट्रा फ्लोर कासी भी नाफिज नहीं होता, उसका अपनी मर्जी ख्वाहिश के मुताबिक जिसको चाहे वोट दें। अब ये कहना कि आपने पाबंद कर देना कि जिसकी सीटें बनती है उतने दे दें और बाकी जो है इलेक्शन के जिम्मेदार है, तो ये तो या तो इलेक्शन कमीशन की अंदरूनी कैफियत जानने के लिए उनके रिमार्क्स हैं ताकि अंदर से कोई ऐसी बात सामने आ जाए तो ताकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को राय दे सके। लेकिन पहली मरतबा नसीम ज़ोहरा साहब, पहली मरतबा ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है। इतना बड़ा स्टैंड हमारे माजी के किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस तरह अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया। वो अपने डट गए हैं, उन्होंने अपना आइन के आर्टिकल 218 के बारे में ही बात कर दी और साथ उन्होंने आर्टिकल जो है 226 आर्टिकल जो है ये हमारा जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है, जिसमें तमाम इंतखाबात के सीक्रेट बताया गया है। कंवर दिलशाद साहब एक सेकंड देखिए ना, एक तो खैर डट मेरा ख्याल है कि शायद मुनासिब ये होगा कि उन्होंने जो आइन की अपनी तशरीह है आईनी उनकी शिकों की वो उन्होंने कर दी है, बिकॉज डटना क्या उन्होंने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। और लेकिन बात आप दुरुस्त फरमा रहे, जहां तक कि आप कह रहे ना रूह है 226, बैरिस्टर साहब रूह तो होगी, लेकिन ये बात एतजाज एहसन साहब भी कह रहे थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने फरमाया था कि ये पैसा तो चलता है, किसको नहीं पता कि पैसा चलता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं उस हवाले से तो जो कि ऑपोजिशन पार्टीज ने भी किए हैं कि भाई पैसा चलता है, वी नीड टू चेंज इट, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वो तो यानी कि जाहिर सुप्रीम कोर्ट जायज ही बात करेगा, तो इट्स अ करेक्ट थिंग। तो डायलेमा तो है। देखिए ना एहसास साहब इस मौजू पे बात कर चुके हैं, तो मेरे जैसा बंदा इस मौजू पे बात करे तो ज़रा अजीब सा लगता है। इशू ये है कि 226 कैटेगोरिकली एक प्रोसीजर ले डाउन कर चुका है कि आपने इलेक्शन इस तरह करना है, और 226 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। आप कोई रास्ता निकाल रहे हैं, वो रास्ता अगर मुतसादम होगा 226 के तहत, तो इसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। कैटेगोरिकली प्रोसीजर दिया गया है ना कि आपने इस तरह करना है, एक जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दी गई। ठीक ठीक, जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है ठीक कि जनाब आप ये करें। ठीक, उधर कैटेगोरिकली कहा गया है कि जी 2 इलेक्शन होंगे, प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का, वो ओपन होगा, बाकी सब सीक्रेट। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें एतजाज साहब से वापस मैं आपके पास आती हूँ। एतजाज साहब ये बताइएगा कि अभी मैं ये कह रही थी बैरिस्टर साहब से कि एक तरफ ये वोटों को खरीदना और यानी पैसों के बक्से और ये ब्रीफ केसेस की तो हम बात 2-3 दहाइयों से सुन रहे हैं, वो अपनी जगह जायज है, और ये प्रोसीजर का इशू और कॉन्स्टिट्यूशन का इशू अपनी जगह। तो ये बात आगे किस तरफ जा सकती है कि आइन की रूह भी बरकरार रहे और ये इशू भी रिजॉल्व हो? लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की कंसर्न लगती है जजेस की, वो बिल्कुल बेशक यही है कि सेनेट के हर इलेक्शन में हॉस्टेडिंग हो जाती है और बहुत बिकते हैं, और आज के नहीं बिक रहे हैं। 1990 में आपको भी आप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, मैं भी जानता हूँ, एक साथ थे बाप बेटा और भाई जी, 3 इलेक्ट हो गए थे और उनके पास 5 इजाफी वोट थे सिर्फ, और वो सारे हो गए थे। तो ये अपने जोर पे ये कर लेना, ये बड़ी मतलब परेशानी की बात है ये भी, और ये जजेस को और लोगों को परेशान तो करती है भी है टू रिकग्नाइज दैट। और हमने सीओडी में जवाब लिखा था, ओपन वोट का लिखा था कि जवाब ये होगा कि इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे क्योंकि ये हॉस्टेडिंग होती है और पैसा चलता है। इस वक्त जो पीडीएम वाले हैं वो कहते हैं कि जी आइन में तरमीम करें तो फिर ये हो सकता है, ये भी बात दुरुस्त है। आपकी पार्टी की ये पोजीशन है। उसको चाहिए था कि आइन में तरमीम मूव करती है, उनसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करके और वोट लेके। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो सीओटी के सिग्नेचर है वो तो पाबंद हो जाते हैं उसके और वो आ जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक 2 ड्यूटीज है इलेक्शन कमीशन की, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर करप्शन फ्री इलेक्शन अंडर आर्टिकल 218(3), और दूसरा to ensure a secret ballot for the election। अब इनमें से कौन सबकत लेता है?
मेरा ख्याल, मुझे लगता है और सुप्रीम कोर्ट जिससे जारी लगती है कि वो जज भी इससे जितने हम तंग आए हुए हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग से, वो भी वो हमारे से ज्यादा शायद आए हैं, और वो अपने आप को वैसे प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉन्शियंस ऑफ एवरी सिटीजन तो अपने आप को वो समझते ही है। तो लेकिन इसमें वो अब उनसे बहस भी कि वो क्या करे आदमी के जी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, जैसे हर इलेक्शन में पैसा चला है और सेनेट के इलेक्शन में, तो उसकी बुनियाद पे मुझे लगता है जो कोर्ट जा रही है is to expand the role of the Election Commission under Article 218, Sub-Article 3, and subordinate to that Article 226. ये करने जा रहे हैं लगता है। अच्छा, इसलिए वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं, क्योंकि वो 218(3) पे जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अच्छा इत्तेज़ार साहब, ये मैं बताती चलूं कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने अपना किसी हद तक प्लान बताया। उन्होंने कहा जी हमने एक पोर्टल बनाए हैं, हमने ये इक़दामात किए ताकि इलेक्शन अनफेयर ना हो, ताकि पैसे ना चले। हमने लोगों से कहा है एविडेंस, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि आप लेके आए, आपके पास क्या प्लान है। और दूसरी बात ये कि जो साफ और शफाफ करवाना है, isn't that within the existing framework provided by the constitution? उससे बाहर तो नहीं निकल सकते, और उसका जो एक लाजमी जुज है वो सीक्रेट वोट है। सीक्रेट वोट से निकलने के लिए तो बेसिकली तो आइन को अमेंड करना पड़ता है, बट सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है वो उसको इंटरप्रेट करे। अहमियत दो शिकों में किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इस पे जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रिहा करने की खातिर फ्रॉम एनी प्रेसिडेंट एंड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये असूल रखा हुआ है कि इसमें सारी डिसाइसिव का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करता सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट कैन गो एनी वे। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जो ऑब्जर्वेशन से लगता है वो इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जो एजाजुल असद की या चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन है। और फिर मतलब है फिर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वही होगा, तो वही होगा। बैरिस्टर साहब आपसे पूछना चाहते हैं सवाल, तो ये बैरिस्टर शुएब, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। इत्तेज़ार साहब आपसे फिर भी प्लीज सर एक छोटा सा इशू ये है कि 226 के अंदर प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन कैटेगोरिकली एक्सप्लिसिटली कि इलेक्शन इस तरह करना है। 218C में ये कहा गया कि जी आपने साफ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं, तो आप किसको प्रेफरेंस दे सकते हैं? क्योंकि 226 तो कैटेगोरिकली कह रहा है ना कि आपने ये 2 इलेक्शन करने हैं और बाकी सारे सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे। तो एनी अटेम्प्ट जो आपको उससे आगे ले जाए वो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अमेंडमेंट का इख्तियार नहीं है सर। बैरिस्टर साहब एक चीज ना जरा भूलें कि ये गवर्नमेंट का या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू सिर्फ नहीं है, उनके साथ ये है कि क्या ये इलेक्शन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन है कि भी नहीं। 2 चीजें उन्होंने वो देखेंगे, एक कि क्या ऐसा इलेक्शन जिसमें पैसा डोमिनेट कर दिया वो इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, कि वो सिलेक्शन है। हम सिलेक्शन को भी तो नहीं मानते ना, तो वो क्या वो सिलेक्शन है। और दूसरी बात तो इलेक्शन की रूल से ही निकल गया। दूसरी बात, इज इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि ओनली द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो क्योंकि वो शेड्यूल 2 में उसका या शेड्यूल 3 में उन्हें उसका पूरा दिया हुआ है आइन में, लेकिन जैसे कि इलेक्शन टू अदर बॉडीज आर नॉट नेसेसरीली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अंडर लॉ। और उसमें ये 226 लगता ही नहीं। तो वी हैव टू मीट दैट आर्गुमेंट ऑल्सो। और दूसरी आर्गुमेंट ये जो है कि कौन सा आर्टिकल प्रिवेल करेगा और कौन सा नहीं करेगा,
ये एक गलत पैमाना है, पर जिसपे सुप्रीम कोर्ट की जजीरें है काफी है, और सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता की जजमेंट में से, तंगली में से इस तरह निकला है कि प्रेसिडेंट्स लॉ जो है प्रेसिडेंट केस लॉ बन जाता है इस वजह से। एतजाज हसन साहब और हमारे साथ रहिएगा, बैरिस्टर साहब आप भी, कमर दिलशाद साहब भी। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, बड़ी अहम गुफ्तगू है। पाकिस्तान का जो एक आइनी सफ़र है, पाकिस्तान के जो एक डेमोक्रेसी का बड़ा क्रिटिकल एक फैक्टर है उसमें कि जी करप्शन और सिलेक्शन और किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस करते हैं जमहूर के जो राइट है उसको, उस पर बात करते हैं। और लेकिन ये बात को हम नहीं कतई नज़र रख सकते कि आज इस डिस्कशन में ये भी बात उठ रही है कि क्या इसका कोई सियासी पहलू भी है, इसमें क्या पावर पॉलिटिक्स भी है। आफ्टर द ब्रेक विल कंटिन्यू द डिस्कशन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया इरफान कादिर साहब ने भी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, और दिलशाद साहब भी हमारे साथ हैं, बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब भी हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा कि जो आज सिचुएशन अब हमारे सामने आई है, एक तो बड़ा सवाल ये है कि 2 ऑनरेबल जजेस ने ये फरमाया कि तनासुब से जो है वोट और उतनी सीटें मिलनी चाहिए, तो अगर ये ना हो तो फिर ये कौन इसका जिम्मेदार है। तो सवाल ये है कि क्या हर मेंबर बाय लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है अपनी पार्टी नॉमिनी को वोट डाले, और दूसरा ये कि अगर ये तनासुब के साथ ही होना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं वो इस तरफ किए जा रहे हैं कि मैल प्रैक्टिसेस ना हो जी, लेकिन जहां तक मैल प्रैक्टिसेस का ताल्लुक है उसमें कोई दो राय नहीं है। हम सबको गार्ड करना है अगेंस्ट मैल प्रैक्टिस जी, लेकिन मैल प्रैक्टिस में आप इस हद तक नहीं जा सकते कि हम जो राइट टू वोट है उसकी जो सीक्रेसी है उसको हम किसी तरह से इम्पेंज अपॉन करें, वो हम इम्पेंज अपॉन नहीं कर सकते। ठीक, तो लिहाजा ये जो एक तासुर मिल रहा है कि जी इन द नेम ऑफ फाइटिंग मैल प्रैक्टिसेस वी हैव टू डू दिस, वी डोंट हैव टू डू दिस, और मैं समझता हूँ कि जो सीक्रेसी ऑफ वोट है वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, उसमें कोई तशरीह की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो बहुत सारे सवालात आज सामने आ रहे हैं जज साहबान की, मैं वो बड़ी यानी विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस, मैं समझता हूँ कि वो क्वेश्चंस जो थे ना तो वो लीगली रेलेवेंट थे, ना वो उस मैंडेट के मुताबिक हैं जो कि उनसे सवाल पूछा गया है, क्योंकि आर्टिकल 186 की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में जो भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास होता है उससे बाहर वो नहीं जा सकते। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि उनको ये पावर्स आ गई हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को भी अपने मुतहद कर दें और सबको बुलाना शुरू कर दें। तो ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। इरफान कादिर साहब, अभी आपने फरमाया कि अटमोस्ट सिग्निफिकेंस है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल के सीक्रेसी ऑफ वोट, तो अटमोस्ट सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है कि इलेक्शन फ्री और फेयर करवाएं इलेक्शन कमीशन, जो कि शायद आर्टिकल 186 में या किसमें? बिल्कुल, ये भी बड़ी जरूरी चीज है कि फ्री एंड फेयर कराएं, लेकिन फ्री एंड फेयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कराएंगे ना। ये तो नहीं है कि आइन को तब्दील कर देंगे इन द नेम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये तो फिर सदर पाकिस्तान का भी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो भी तो इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस पे मुनसर होता है। तो फिर आप क्या है कि कल को इलेक्टोरल कॉलेज की सदर का चेंज करते हैं क्योंकि ये लोग तो पैसे ले लेते हैं, तो ये तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, कोई प्रेसिडेंट्स तो नहीं है हमारे पास जहां के किसी कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने रूल किया हो कि जो बैलेट अगर सीक्रेट नहीं रहा तो उस बैलेट को एक्सेप्ट करना है या नहीं? जी, सुप्रीम कोर्ट का केस है। वसीम सजाद साहब जो बाद में चेयरमैन सेनेट हुए और सदर पाकिस्तान हुए, उनका जो सबसे पहला इलेक्शन था जब वो सेनेटर मुंतखब हुए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे ये कहा था कि अगर बैलेट की जो सीक्रेसी है, अगर किसी तरह से भी उस पर कोई ऐसे मार्क्स वगैरह और फिगर आ जाते हैं जिससे कि वो डिसर्न हो सके कि ये उसी शख्स ने ये बैलेट कास्ट किया है, तो फिर ये बैलेट जो है ये इनवैलिडेट हो जाएगा, वोट भी इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी ये फाइंडिंग इस पे आ चुकी है, ये तो इशू सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त है भी नहीं। जी, तो वेल सीक्रेसी पे तो बड़ी डिबेट हो रही है। डिबेट क्या हो रही है? बैक एंड फोर्थ हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि जी ये तो ता कयामत होना चाहिए सीक्रेट,
क्योंकि दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, और ऑनरेबल बेंच तो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या होना चाहिए ता क़यामत या नहीं। तो इट सीम्स टू बी अ क्वेश्चन जो ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल बेंच उसको दे डोंट थिंक इट्स अ क्लोज्ड क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब से जिस असिस्टेंस की तवक्को है इस सारे मामले में, गालिबन वो असिस्टेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ रहा, बल्कि इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर हैं, आज जो मैंने खबरों में देखा और कुछ नेट पे देखा, तो उन्होंने ज्यादा रेलेवेंट आर्गूमेंट्स सारी चीज पे दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके जो स्टैंड इलेक्शन कमीशन ने लिया है इस मामले में वो सरीहन दुरुस्त है और सुप्रीम कोर्ट को उसी को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो आइन के मुताबिक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तो बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कोई दिखाई तो नहीं दे रहा कि कोई वाया मीडिया निकलता नजर नहीं आ रहा। ऑब्वियसली जैसे तजाज हसन साहब फरमा रहे थे कि ऑब्जर्वेशन से आप ज़्यादा अखज़ नहीं कर सकते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो बात उसी तरफ जा रही है कि ऑनरेबल बेंच फील्स के ये फेयर होने चाहिए, और तरीका फेयर का ये है कि बाउंड हो जाए, पता चले कि जिसने वोट दिया वो वही वोट दिया जहां देना चाहिए था। जी, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बात ठीक है कि समझा यही जाता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो टेंटेटिव इन नेचर होती हैं और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो हतमी नहीं होती हैं, और उसका जरूरी नहीं कि जो ऑब्जर्वेशन दी हैं वो फैसले का भी हिस्सा बने। इसीलिए ऑब्जर्वेशन को ज्यादा ध्यान भी उस तरह से नहीं दिया जाता। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन एक तरफा तवातर के साथ आनी शुरू हो जाए तो कम से कम ये इम्प्रेशन जरूर मिलता है जैसे कि कोई सियासी अखाड़े में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को फंसा लिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं फंसाना चाहिए। ये कंवर दिलशाद साहब, आप बड़ी देर से ये सब डिस्कशन सुन रहे हैं, आप क्या आपको लगता है हाउ फार कैन द इलेक्शन कमीशन गो? यानी कि आप फरमा रहे थे 2 रोज पहले के ऑटोनमस है और पावरफुल है, और जैसे सब पैनलिस्ट यही फरमा रहे हैं, तो लगता है कि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो इस बात को आगे ले जाए। बार कोड का भी इशू उठाया कंवर दिलशाद साहब, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया। नहीं, ये बात मैं थोड़ी सी मैं आप कार्य करूं कि बिल्कुल ठीक कहा जैसा कादिर साहब ने कि जो वसीम सज्जाद का जो रेफरेंस दिया, ये 25 मार्च 85 की बात है और उनके बैलेट पेपर पे निशान डाल दिए गए थे बाकायदा तरीके के मुताबिक। लेकिन बहरहाल वो केस अपना पेश किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और वहां उन्होंने डेफिनेशन दी कि सीक्रेसी लाजमी है। एक और बड़ी बात है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सेनेट के बारे में जो रूल बनाए हुए हैं और जो हदायत जारी की है किताबचे की शक्ल में कि आपने वोट कैसे कास्ट करना है, उसमें कहा है कि आपने नंबर 1 लिखना है, आपने गोल दाड़ा नहीं करना, सर्कल नहीं करना, 1 अंग्रेजी वाला ONE नहीं लिखना, 1 सीधा सा 1 2 3 ऐसे करके। अगर किसी ने निशान लगा दिया तो पेपर रिजेक्ट हो गया। इसी तरह मैं जब बलोचिस्तान में रिटर्निंग ऑफिसर था तो 3-4 ऐसे वो सामने केसेस आए कि जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए पैसा ले लिया था, वायदा कर लिया, कुरान पे हलफ उठा लिया, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ वो जो था निशान उसको सर्कल लगा दिया और कहने लगे सर हमें तो आपको इसलिए सर्कल लगाया ताकि हमारा वोट नुमाया हो जाए। तो नवाब अकबर बुख्ती साहब जो थे बैठे हुए थे स्पीकर के चैम्बर में, तो वो कहने लगे ये मैंने उनको इशारा दिया था पैसे आप इनसे ले ले, कराची के जो इन्वेस्टर आए हैं, लेकिन निशान आपने सर्कल डाल देना है। तो ये एक तरीके कार होता है कि वोट को रिजेक्ट करने के बारे में निशानी पेश करना। अब जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि बैलेट पेपर में पीछे नाम लिख दे उसका, तो मैं फौरी तौर पर मेरे पास गया कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने भी उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे मोइनुद्दीन को दरख्वास्त दी कि जो बैलेट पेपर के बैक पर वोटर्स का नाम होना चाहिए, तो वो उस वक्त के इलेक्शन कमीशन में जो थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि भी तो सिक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो अगर ये पुराने हमारे जब काम देखा जाए, हमें याद आ गया अभी मुझे अपने कादिर साहब की बात सुन के कि ये बात इस तरह से हुआ। ये फातिमा जिन्ना ने बाकायदा दरखास्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मोइनुद्दीन से कि जी वोटर के बैलेट पेपर पे उसका नाम लिखा जाए, तो वो बाद में रिजेक्ट कर दी गई, सिक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो अब यही जो हमारे मामला पेश आ रहे हैं कि आप हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप पार्टी की मुतनासिब से उसको सीट दे दें, तो फिर इलेक्शन क्या फायदा है। इसी तरह हम ये फिर इसको सिक्रेसी भी गई, इलेक्शन भी गया, फिर तो रेफरेंडम हो गया ना, फ्री ऑफ ऑल। जितना जैसे रेफरेंडम हमारे हुए 85 में हुए या
7 मई 2002 में हुए रेफरेंडम, जहां चाहे वोट कास्ट कर दें। तो ये आप सेनेट के इलेक्शन को रेफरेंडम बनाना चाहते हैं? रेफरेंडम या सिलेक्शन, बिकॉज जिसके पास जितने वोट हैं उतनी सीट मिल जाए, यानी कि आप सिलेक्ट करते हैं अपने बेसिस पे कि जो आपके पास नंबर ऑफ वोट्स मौजूद है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही, बहुत मसला है। आप जो हमारे पास इस वक्त पैनलिस्ट है, सबका अपना बड़ा तजुर्बा था, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग इस इशू पर। जाहिर है बात होती रहेगी और डायलेमा है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है और जो लेटर ऑफ स्पिरिट है, और दूसरी तरफ जो प्रैक्टिस है करप्शन की। बट जैसे इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि इन सम वेज वो इररेलेवेंट है, इस डिस्कशन में रेलेवेंट होगा। अगर पार्लियामान में जाके आप उसको तब्दील करना चाहें तो यकीनन रेलेवेंट और होना चाहिए। तो सवाल ये उठेगा कि इसको सही तरीके से क्यों इनिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि ज़रूरी है कि वो करप्शन भी रुके, वो पैसा भी रुके, लेकिन स्पिरिट जो है भी, जैसे हमारे मुख्तलिफ पैनलिस्ट ने बताया कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा के वक्त से ये सवाल उठते हैं, और उसके बाद इन्होंने वसीम सजाद साहब का भी बताया, और कोर्ट का उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ प्रेसिडेंट, तो इसको वो जो केस लॉ कहते हैं। तो